अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, कल केपर पंजाब में ज़िम्मी इलेक्शन हुए। कौमी और पंजाब असम्बली की 6 नशिस्तों पे मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब असम्बली की एक नशिस्त जीती है। PTI ने इस इलेक्शन का बॉयकॉट किया था, लेकिन क्योंकि KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो वहाँ साबिक अपोजिशन लीडर की सीट वैकेंट थी। उमर अयूब साहब की एहलिया ने इस नशिस्त पे इलेक्शन लड़ा। इब्तदाई तौर पे ये बताया जा रहा था कि टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है और इलेक्शन से चंद रोज पहले वजीर आला KP के सोहेल आफरीदी ने दुआदार खिताब भी किया। इनिशियल लेवल पे जिस तरह गैर हकमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होते रहे, 25,000 की लीड के साथ शहनाज अयूब लीड कर रही थी। शफी जान जो कि मुशीर हैं KPK के, उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए बताया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, नताइज में भी तब्दीली आती रही और फिर हमने रात गए देखा कि मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है और टक्कर का मुकाबला होने जा रहा था। KPK में हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ 2 नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात लड़ रही थी, जिसपे मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज का कहना है, जो कि CM भी हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन नहीं था, रेफरेंडम था। तो मरियम साहिबा, ये रेफरेंडम कैसे हो गया? ये तो इलेक्शन था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कुछ बताया नहीं गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये की जा रही है, क्योंकि काफ़ी सारे एनालिस्ट जब हम बात करते हैं, टॉक शो भी देखते हैं, वीलॉगर को तो खैर मैं उस तरीके से कोट नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरें जारी थी वो ये था कि मुस्लिम लीग नून आखिर इंतखाबात लड़ किससे रही थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आपके इत्तेहादी है, और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिलेक्शन का बॉयकॉट कर लिया था तो मुस्लिम लीग नून ने जो है वो मैदान मार लिया था, जिसपे हमने देखा चीफ इलेक्शन कमीशन सुल्तान राजा साहब ने भी कहा कि जब ज़िम्मी इंतखाबात होते हैं तो उसमें टर्न आउट थोड़ा कम नजर आता है निस्बतन आम इंतखाबात पे। और साथ ही क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो ऐवान में सबसे बड़ी जमात बन चुकी है, तो अब कानून साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी या इत्तेहादी जमातों से जो है वो काम चलाया जाएगा, क्योंकि 27वीं तरमीम के बाद जो है वो 28वीं तरमीम जो है वो आने जा रही है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली बुखारी, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका जी। बुखारी साहब, ये बताइएगा कि टक्कर का मुकाबला होने जा रहा था हरीपुर में, सोहेल आफरीदी ने धुआंधार खिताब भी किया और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो मैदान मार लिया। आप इस नताइज को कैसे देखते हैं? हम अक्सर बात करते हैं फॉर्म 47 की, फॉर्म 45 की, लेकिन अब क्योंकि नून लीग ने मैदान मार लिया है, लेकिन हुकूमत आपकी थी, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया खदीजा आपका। देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये मुकाबला जो है वो टक्कर का कभी भी नहीं था। और उमर अयूब खान साहब और या उनकी शहनाज अयूब खान जो उनकी वाइफ थी उमर अयूब साहब की, उनका मुकाबला पहले दिन से बड़ा क्लियर था। और आपके अपने मीडिया ने रात 10 बजे तक जो कोड किया वो 86,000 वोट कोड की। उस टाइम तक 300 पोलिंग स्टेशन आए थे, आधा रिजल्ट रहता था। 86,000 वोट कोड की थी शहनाज उमर अयूब की, और 60,000 वोट की थी उनके मुकाबले में कोड जो बाबर साहब की थी। और उसके बाद अचानक क्या हुआ, और आई डोंट नो कि ये वही एक किस्म का, मैं तो ये कहूँगा कि एक्शन रिप्ले हुआ, जैसे 8 फरवरी को हम जीते थे इलेक्शन, फॉर्म लेके बैठे हुए हैं और 9 को सुबह दूसरा रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। सो 700 पोलिंग स्टेशन थे उनके, मैं खुद गया, मैंने खुद वहाँ देखा भी। और ये जो आपने बात की ना, बार बार CM जो है वो गए, CM हरीपुर में नहीं गए, मैंने उनको रिप्रेजेंट किया ECP में, वो एबटाबाद गए थे। एबटाबाद एडजस्टेंट है, और बिल्कुल इसी के साथ दूसरी साइड पे जो है पंजाब का सूबा, पंजाब का शहर अटक है, जिसकी तहसील हसन अब्दाला, जहाँ मरियम साहिबा ने 2.5 अरब रुपए का बर्न हॉस्पिटल दिया। और मरियम साहिबा के हस्बैंड पूरे पिछले 15 दिन से वहां रह रहे थे, जो हमने एक एप्लीकेशन भी डाल दी है, पिटीशन भी हमने मूव कर दी थी, उसी दिन कर दी थी कि जी एक CM को आप दूसरे जिले में तकरीर करता है तो आप कहते हैं ठीक है, दूसरे CM की तस्वीरें लगा के उसका खामन फिर रहा है, तनकीद भी की है मरियम साहिबा पे। रेफरेंडम कैसे हो गया? ये तो इलेक्शन थे। उन्होंने ये कहा कि मियां वाली में जो है हमने PTI को खत्म कर लिया, तो हमने उसका जिक्र भी किया इंट्रो में। सर देखें, उनका खत्म कर, उनके कहने से तो क्या होता है, जो 17 सीटों से बैठे हुए हैं, जब ऑनेस्टली स्पीकिंग ना तो वो फॉर्म लेके आ सकते हैं। फॉर्म 45 उनके वालिद साहब आ रहे हैं, उनका कजन आ रहा, उनके चाचा आ रहे, वो खुद आ रही, सारे हारे हुए बैठे हैं। इशू ये है कि उनसे खाली कहते हैं अपने वालिद नवाज शरीफ साहब के जरा रिजल्ट देख लें, उनके फॉर्म 45 देख लें, टोटल टर्नआउट देख लें, टोटल वोट कितनी है वो देख लें। इस्लामाबाद से मैं आपको अपने सामने पेश करता हूँ, देख लें, आपको रेफरेंडम भी पता चल जाएगा, इलेक्शन भी पता चल जाएगा, ECP की ऑनेस्टी भी पता चल जाएगी, आपकी आवाम किसके साथ खड़ी है वो भी पता चल जाएगी। और जो फॉर्म 47 बनाएगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन या सो कॉल्ड, जिनको हम कहते थे, जिनको ROs बनाए गए थे, उनकी
लॉयलिटी भी पता चल जाएगी, ऑनेस्टी भी पता चल जाएगी, फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का भी चट्टा पट्टा सारा खुल जाएगा। सिर्फ 2 मैंने सीट्स कही हैं, खोल दें आपको लग पता जाएगा। सो उन बीवी की बात को मैं तो कभी सीरियस लेता नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल खातून तो नहीं है, उन्होंने कोई पॉलिटिकल एफर्ट्स करके तो यहाँ पर नहीं पहुंचे वो, ना ही उन्होंने जो है कोई उनकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से वो आए हैं। हाँ, घर के अंदर आए, विरासती पार्टियां हैं, उनके अंदर से वो निकल के आ गई और यहाँ पर पहुंच गई। लेकिन उनसे ये तो पूछ लें कि बीबी आपके हस्बैंड कहाँ पिछले 15 दिन से या 1 महीने से आ रहे थे, कौन कौन सा ऐलान कर रहे थे। हमने सारी उनकी क्योंकि पिटिशंस जो फाइल की हैं, जो पहले दिन हमने की इलेक्शन से बिफोर जैसे कहते हैं ना, प्री पोल रिगिंग के हवाले से, तो वो हमने जो वहां पर लगाई, उनकी फोटोग्राफ्स, उनकी इंटेंट्स, उनकी स्पीच, यूएसबी, सब की सब हमने लगा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लगाई भेजेंगे। और सुबह जब सीएम अपीयर होंगे तो उसके अंदर हम उसको टेक ऑन करेंगे कि जनाब वो दूसरी भी तो पिटिशंस पड़ी हैं, जरा वो भी इसके साथ क्लब कर ले, ताकि हमें भी पता चले कि वाकई इंसाफ हो रहा है और इंसाफ होता हुआ ये अवाम उन नास देख रही है। तो बाकी जो जगह थी, आपको पता था, हमें डे फर्स्ट से पता था कि ये कैसे चल रहा है। ना आपको इलेक्शंस के इजाजत दी जाती है कैंपेन करने की, ना आपको जो है आजाद जलसे करने की इजाजत है, ना कॉर्नर मीटिंग्स की इजाजत है। जहां आप निकलते हैं थोड़ा सा, जिसके घर में जाते हैं, रात को पुलिस पहुंच जाती है। पंजाब सारे में तो यही हो रहा है और आज भी यही हो रहा है। अच्छा बुखारी साहब, ये तो बताइएगा इसी वजह से जी सर, ये बताइएगा क्योंकि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है वो तनकीद भी कर रही है कि केपीके में मुस्लिम लीग नून की तो हुकूमत नहीं है, और 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, पुलिस भी आपकी थी, तो फिर नताइज में आप क्या समझते हैं कि किसी भी किस्म की कोई छेड़छाड़ हुई है? आरोज ने किया ना, देखें जी, सीधी सी बात है। आपने, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, एक मतलब एक कॉमन मैन की तरह, एज अ पाकिस्तानी मैं एक बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ या किसी पार्टी का एक कारकुन हूँ। बात यह है कि सेक्शन 18 और सेक्शन 10 के तहत, कोड ऑफ कंडक्ट के तहत नोटिस दिया ईसीपी ने सीएम साहब को, सीएम केपी को। इसी सेक्शन 18 और सेक्शन 10 के तहत जो आपका डीआरओ बैठा हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, उसने भी दिया हुआ। यार इधर भी तलब कर रहे हो, उसने 28 तारीख रखी है, इसने 25 तारीख रखी है। तो एक ही चीज का, एक ही स्पीच के ऊपर 2 जगह, मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैंने तो ये, आपको याद होगा, ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स जब मैं अपीयर हुआ इलेक्शन से 2 दिन कबल, तो मैंने वहां कहा, सर आपने ये जो बुला के हमें यहाँ खड़ा किया हुआ ना, ये प्री पोल में रिगिंग तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्री पोल जो आप इसको इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज हो रही है, ये चीजें आपने बुला के कर लिया, आपके आरओ ने नोटिस किया हुआ है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो कर लें, आपके लॉज भी होंगे। लेकिन बात यह है कि डबल जपटी तो नहीं हो सकती कि अगर किसी ने कोई बात कर दी, और बात क्या गलत कर दी, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ। अगर कोई कहता है कि भाई अगर कोई ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली, तीनों वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, तीनों वर्ड आपके सेक्शन 218 सब क्लॉज, आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 के हैं, जो कि प्योरली एंड प्योरली एक ही काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, फेयरली, ट्रांसपेरेंटली एंड ऑनेस्टली इलेक्शंस करवाने। अगर कोई शख्स क्या खड़ा हुआ कहता है कि भाई प्योरली, फेयरली एंड ऑनेस्टली इलेक्शंस नहीं कराओगे, रिजल्ट नहीं होगे तो तुम्हें हम सजा देंगे, तो ये क्या गैर कानूनी काम हो रहा है? ये क्या, इसके अंदर कोई गुनाह कबीरा सगीरा सजा दोगे कि आप बुला के कह रहे हैं खड़ा हो जाए? तो आपको तो खुश होना चाहिए कि ठीक है जी, आपके सूबे का एक सीएम है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप तो एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, और वो होता जो जिसके अंदर आप रिटायर हो चुके हैं जनवरी के महीने में, और नवंबर का महीना भी गुजर चुका है, और आप उसको प्रोलॉन्ग किए जा रहे हैं क्योंकि 26 अमेंडमेंट के आप बेनिफिशियरी हैं। सो इसके तहत आप अगर बुला लेते हैं और बुला के कहते हैं नहीं तुम इन पर्सन आओगे, बट इज टू बी सर्व्ड बाय दैट। मुझे तो यही समझ नहीं है कि इसको करके आपने क्या किया, अल्टीमेटली क्या चीज अचीव कर ली। आई डोंट नो जी। अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ऑनेस्टी को कोई बंदा भी दाव पे नहीं लगाता, और जिन्होंने लगाया हुआ या जो ऐसा कर रहे हैं, दे आर ऑब्वियसली आंसरेबल टू द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आपने जवाब देना है। यहाँ तो बड़े बड़े मुंसब बैठे हुए थे बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, और आज पाकिस्तान में नहीं है। जो ही वहां से रिटायर हुए तो उन्होंने बोरिया बिस्तरा गोल किया और पाकिस्तान से चले गए। अच्छा, ऐसे काम नहीं होने चाहिए कि आप पब्लिक को इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के तहत अगर किसी भी सूबे में खवातीन का टर्नआउट 10% से कम रहता है तो वहां एक डिस्प्यूट कहलाया जा सकता है, और इलेक्शन जो है वो दोबारा सूबे में करवाए जा सकते हैं किसी भी स्टेट हल्के के लिए। करवाए जा सकते नहीं है, करवाने पड़ेंगे। आपको याद होगा कि शौकत यूसुफ जई साहब की सीट थी 2018 के अंदर, उसके अंदर वहां पर शांगला में 10% पोलिंग कम हुई थी, तो उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए थे। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ है। लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा था कि खवातीन की जानिब से उस तरीके से वोट नहीं कास्ट किया गया, और ओवरऑल टर्नआउट जो है वो कम रहा, क्योंकि खुद चीफ इलेक्शन कमीशन ने, सुल्तान राजा ने कहा कि जी हाँ टर्नआउट तो कम रहा है, ज़िम्मी इंतखाबात में तो ऐसा होता ही रहता है। देखिए, अब वो इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, मैं उनके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो पॉलिटिकल शख्सियत तो नहीं है। वो के बहुत ज्यादा एलिगेशन उनके ऊपर जरूर हैं,
लेकिन इशू ये है कि ये पॉलिटिकल बंदा स्टांस देता है, और अगर उनको पता था कि 10% कम वोट था तो ऐलान करे ना। लॉ कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कानून के अंदर ये मौजूद है कि जब 10% से कम वोटिंग पोल होगी टोटल वोट्स की जो है उसमें ख्वातीन की 10% से कम वोट होगी, तो एज पर माई इन्फॉर्मेशन विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन एज वेल, तो आपको दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा बुखारी साहब, क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, आप लोगों की ये पॉलिसी क्या मुस्बत साबित हुई? क्योंकि 6 नशिस्तों पे मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हो गई है और ऐवान में सबसे बड़ी जमात बन गई है। पहले तो पीपल्स पार्टी पे थोड़ा बहुत इंतजार था, अब तो मुझे लगता है वो भी खत्म हो गया है। देखिए खदीजा, बड़ा कॉमन सेंस की बात है। अगर हमें जिन्होंने असेंबलियां चला रहे हैं, जो उन्होंने असेंबलियों में लाना होता, तो हमें वो डिस्क्वालीफाई करके बाहर क्यों भेज देते? मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ, एक बिल्कुल लेमैन की तरह, एक समझेंगे एक जो रोड पे बंदा खड़ा होता उसकी तरह। अगर उन्होंने दोबारा जिता के अली बुखारी को बिठाना होता तो 8 तारीख को जीता हुआ था 9 को 50,000 वोट से हरा के बाहर क्यों किया? सो द इशू ये है कि मैं तो एक चीज का कह लूँ, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आपके अल्लाह और उसके रसूल कानून के मुताबिक अलावा कोई कानून नहीं बन सकता? द मोस्ट प्रीशियस बुक आफ्टर द होली कुरान इनसाइड द कंट्री। अब बात यह है कि आप उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे और आप उसके अंदर ऑनेस्टली जस्टली फेयरली लोगों के काम नहीं करेंगे और लोगों का राइट ऑफ वोट जो है, लोगों का जो मैंडेट है उसको कहीं से उठा के कहीं डाल देंगे, तो यार द पर्सन हु वाज डूइंग दिस, द पीपल हु आर डूइंग दिस, द इंस्टीट्यूशन हु वाज डूइंग इट, दे आर रिस्पांसिबल फॉर दिस ना। ईसीपी जो है उसके ऊपर बहुत बड़े एलिगेशंस हैं। ईसीपी जो है वो किसी तरह इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकता। ईसीपी जो है 26वीं 27वीं अमेंडमेंट या इससे पहले जो इलेक्शन एक्ट है, तब ऐवान में सबसे कदा कलामी की माजरत चाहूंगी, लेकिन फिर इस तरह ऐवान में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन गई है, अब तो आइन में अमेंडमेंट होती ही रहेंगी, तो फिर ये बेहतर नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो इलेक्शन लड़ लेते? हो सकता है सीट आप जीत जाते। नहीं खुदीजा, बात यह है कि कैसे लड़ लेते यार आप? जब मैंने इलेक्शन लड़ा था ना 2024 के अंदर, को मुझे बता दें किसी जगह मुझे आजाद जलसा करने दिया गया हो? मैं ऑनोथ कह सकता हूँ, मेरे सामने बिठा दें डीसी इस्लामाबाद को, बिठा दें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, मुझे बता दें मैंने एप्लीकेशंस दी, रिट्स की, जहां हम जाते थे कॉर्नर मीटिंग करने के लिए, वहां से लोगों को उठा लेते थे। कोई एक जगह बता दें जहां मुझे पार्टी का झंडा लगाने की इजाजत दी गई हो, स्टिकर लगाने की इजाजत दी गई हो, जिस गाड़ी पर स्टिकर होता था उसका शीशा तोड़ दिया जाता था। तो फॉर गॉड से किस तरह की चीजें ना करें। 19 FIR हम अब भुगत रहे हैं अभी तक इलेक्शन लड़ने के बाद से। सो इशू ये है कि आप इलेक्शन लड़ने भी नहीं देते और इलेक्शन लगाए क्यों अरबों रुपए जाया करते हो? अगर सिलेक्टेड लोगों को लेकर लाओ और बैठा दो उनको यार। बाकी हमें ये चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि हम पब्लिक के लोग हैं, हम पब्लिक ओपिनियंस के पीछे चलते हैं, हम अवाम के साथ है, अवाम हमारे साथ खड़ी है, हम इमरान खान के साथ है और 80% पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन बुखारी साहब, जिस तरीके से आपने कहा, बुखारी जो आपकी लास्टली बात थी, मैं उसकी तरफ एक दफा से आ जाऊं कि जो आपने एक बात कही कि अगर हम लड़ते, देखें इनके पास अक्सरियत नहीं थी, अददी अक्सरियत नहीं थी, लेकिन इवन एंड अदरवाइज इन्होंने जबरदस्ती ढोंस खोंस जैसा भी हुआ, किसी की बहन उठाई, किसी की बेटी उठाई, किस तरह भी हुआ, इन्होंने असेंबली के अंदर जो है वो किया ना, 26 अमेंडमेंट लाई है। ये बताएंगे किस तरह जो है वो वहां पर जो है आपको वो मेंगल साहब सेनेटर्स फिर रहे थे, फजल रहमान साहब बंदे ढूंढ रहे थे, हम अपने बंदे ढूंढ रहे थे, किस तरह क्या क्या कुछ नहीं हुआ। रात को बिल आ गया, हाई कोर्ट नेशनल असेंबली रूल्स 2007 वायलेट हो गए, सेनेट रूल्स 2012 वायलेट हो गए, सब कुछ करके हो गई ना। अक्सरियत नहीं थी तब भी होगी, अब होगी, तब हमें क्या फर्क पड़ता है? ये तो अवाम नास को फैसला करेगी कब तक ये खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है, ये जब चलेगी तो ये सारी चीजें सीधी हो जाएंगी, ऐसा मसला नहीं है। बड़े बड़े आमर भी चले गए। अच्छा बुखारी साहब, जो इलेक्शन हुए 2024 में, उसमें बानी PTI मौजूद नहीं थे, वो जेल में थे और आप लोगों से इंतखाबी निशान भी छीन लिया था। किसी को आलू, सब्जी, भिंडी, मेज़ या पेन पे इंतखाबात जो है वो लड़ना पड़ रहा था, लेकिन तब आपने इंतखाबात का बाइकआउट नहीं किया था। इमरान खान ने वाज़ेह कहा था कि अगर इंतखाबी निशान बल्ला जो कि था आपका वो छीन भी लिया गया है तो आप अपने किसी इंतखाबी निशान पे जो है वो उसे सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू लोगों को बताएं और ताकि वोट जो है वो आप लोगों को कास्ट किया जाए। और फिर आप ये भी कहते हैं कि आप वो इलेक्शन जीते भी, तो फिर अगर ये इलेक्शन भी अगर आप लोग लड़ लेते, अगर आपको कैंपेन चलाने नहीं दी जाती, क्योंकि आपके तो बानी PTI माजी में जो इलेक्शन थे उसमें तो नहीं थे, वो तो जेल में थे। देखिए खुदीजा, यू आर राइट। बात यह कि हमारे कायद इमरान खान साहब जेल में थे और बिल्कुल निशान भी हमारा ले लिया गया। मैं खुद रोज जाता था उनके पास, साइफर केस में वकील भी थे, मेरा निशान पैराशूट था। और मजे की बात आपको ये बताऊं कि मेरा निशान पैराशूट था और इसके ऊपर बैलेट के ऊपर छतरी बना दी गई। लेकिन इवन एंड अदरवाइज लोगों ने ढूंढ ढूंढ के वोट डाली और 50-50, 60-60 हज़ार वोट से हम जीत के आपके सामने बैठे हुए हैं। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी
ठीक है यार, आपने बहुत जुल्म जबर कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, जो आपके बस में था कर लिया आपने, लेकिन हम समझते थे कि लोगों की वोटों के साथ इतना बड़ा मजाक नहीं किया जाएगा। 72 अरब रुपया लगा के ईएमएस सिस्टम नहीं गायब कर दिया जाएगा। हम ये समझते थे कि यार ठीक है यार, आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अवाम को तो कम से कम इतनी पेशराई जरूर मिलेगी कि उनकी वोट का राइट जो है, राइट ऑफ वोट जो है, उनकी अमानत में खयानत नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारा ये अंदाजा भी गलत हुआ कि हमें पता था ये कि जो है जितना भी इन्होंने जुल्म जबर कर लिया, ये इसका जो जजमेंट डे है वो इलेक्शन होगा। बिल्कुल इमरान खान साहब की बात ये दुरुस्त साबित हुई, और हम लोगों ने जब इलेक्शन लड़ा और लोगों ने चुन चुन के वोट डाले हमें, और इनके पास अल्टीमेटली रात को आके बाकायदा बंदूकें रख के और हमें साइड पे करके बैठा के आर ने अंदर जाके किया। बताया ना, मेरी तो 5 बजे के टाइम सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग हम तो जुलूस करके रिजल्ट डे के अपने वो खुशियां मना के आर ऑफिस पहुंचे, आर ऑफिस अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने हमें। पुलिस खड़ी होगी, दे पुट गन्स ऑन अस, नाउ दे आर सेइंग कि जी ऐसे नहीं होता। अब बात यह है कि हो गई ना हमसे, हम तो खड़े हुए हैं, बर्दाश्त भी कर ली, तो लेट्स सी टाइम विल कम, देखते हैं कि इनके साथ क्या होगा, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम तो, हमारे तो जीना मरना जब पाकिस्तान में आप लोगों के साथ है ना, हमने तो बाहर कुछ भी नहीं जाना, हमारा बाहर कुछ स्टेक पे नहीं है ही नहीं, बाप दादा के कपड़े भी यहीं है, यहीं रहना, यहीं मरना है, पाकिस्तान के साथ हमारी आइडेंटिटी है, पाकिस्तान ही है हमारे लिए सब कुछ। बट ऑन द अदर साइड लेट्स सी द टाइम विल कम, और देखेंगे ये जो आज कहते हैं रेफरेंडम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये देखें 90 का इलेक्शन हुआ, असगर खान पटिशन 10-15 साल बाद क्या तेरी उस टाइम बेनजीर भुट्टो शहीद चीखती रही, चिल्लाती रही कि भाई इलेक्शन चोरी हो गया, 16 सीटें दी हमारी। कौन बेनिफिशियरी थे उस टाइम भी? यही बेनिफिशियरी थे, यही मियां साहब की फैमिली चल रही थी, आज भी वही चल रही है। सो लेट देम फेस द म्यूजिक, ये आ जाएगा, ये बारियां बदलती हैं, दुनिया गोल है, सदा बादशाही मेरे अल्लाह की है, ठीक है। तो इस तरह कुछ भी नहीं होता, सबको पता है। आज भी आप देख लें पब्लिकली खुदीजा, कभी आपने इन लोगों को देखा है बाहर बगैर गार्डों के स्कार्डों के गए हो ये कभी किसी मार्केट प्लेस, किसी होटल्स, किसी जनाज़ों पे? बुखारी साहब हमें ज्वाइन किया है शहबाज शाहीन साहब ने, सीनियर तजियाकार, और इनके हमरा है फैसल मीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आप दोनों का प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं शहबाज शाहीन साहब का। शहबाज साहब, क्या समझते हैं आप कि 6 नशस्तों पे मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप कर लिया, और खास करके जब बात करें केपी के हवाले से तो ये बताया जा रहा था कि हरिपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान मार लेगी, लेकिन रात गए नताइज तब्दील होते रहे, क्या कहेंगे सर? अच्छा, ये सबसे पहले तो आप खदीजा देखें कि इस इलेक्शन की अहमियत क्या है। ये इलेक्शन था हुकूमत वर्सेस हुकूमत, अपोजिशन तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, अपोजिशन ने तो बाइकाट किया हुआ था। अब इस इलेक्शन का असर किस पे पड़ेगा? वो पीपल्स पार्टी के जो 2.5 साल उन्हें वजीर आजम बनाना था बिलावल भुट्टो का, उनके जो हालात है वो मनहदम नजर आ रहे हैं कि अब उनके चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि पीएमएलएन के पास सादा अक्सरियत उसने हासिल कर ली है, और सादा अक्सरियत के बाद अब उन्हें किसी पार्टी की हुकूमत चलाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने 28वीं तरमीम लेके आनी है तो 2/3 मेजोरिटी के लिए इत्तेहादी जितनी हो हुक्मरान की, लेकिन उसमें भी वो काम हो जाएगा। रही बात केपीके के इलेक्शन में की, केपीके के इलेक्शन में जो सूरत हाल बनी है आपके शायद इलम में नहीं है कि NA 18 हरिपुर वाली सीट पे खवातीन के वोट जो पड़े हैं वो 10% से टर्नआउट कम रहा है। और कानून और आइन के मुताबिक हमने इसको डिस्कस किया है कि टर्नआउट जो है वो कम हुआ है, और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन 2017 के तहत अगर टर्नआउट खवातीन का रेशियो से कम हो जाए तो वहाँ डिस्प्यूट हो सकता है, दोबारा इलेक्शन जो है वो करवाए जा सकते हैं। जी सर। अच्छा खदीजा, उसमें बड़ा वाज़े कवानीन मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। शायद गालबन शौकत यूसुफजई की सीट थी जहां पे ये खवातीन का टर्नआउट कम रहा था, उस पर दोबारा इलेक्शन हुआ था, दोबारा पोलिंग हुई थी। तो इसमें कोई अबहाम नहीं है कि या कोई कवानीन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि 10% किसी भी सीट पे अगर खवातीन का टर्नआउट कम रहेगा तो वहां पे दोबारा इलेक्शन होगा। ये तो कानून की बात है। अब राजा सिकंदर साहब क्या कहते हैं ये तो वो ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है आज तक वही हुआ है, और वो देखें रिटायरमेंट के बाद भी वो ही आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए हैं। तो इस पे तो सवालिया निशान है ही है कि उन्होंने जिस तरह माजी में पाकिस्तान PTI के हवाले से उनका निशान लिया, उन्हें आजाद किया, उन्हें मखसूस नशिस्तों से महरूम किया, तो उन पे तो एलिगेशन ये PTI के लोग डालते ही रहे हैं, और वो मुतनाज़ा शख्सियत तो पहले ही मौजूद है। लेकिन अब जो मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के हालात अब एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। अब जो वो वजारत उस्मा के लिए बिलावल भुट्टो के लिए
जो कोशिश की जा रही थी, ये इलेक्शन जो था ये पीपल्स पार्टी पे असरअंदाज होगा। अपोजिशन तो पहले ही अंदर रह के भी बाहर ही थी और जीतने के बाद भी वो आउट रही है, बल्कि उन्हें मकसूद नशिस्तों से भी महरूम कर दिया गया था। मैं नहीं समझता अगर ये पीपल अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें इलेक्शन कंटेस्ट कर भी लेती और वो जीत भी जाते तो उसके बाद भी नाअहल हो जाते। तो लिहाजा इस इलेक्शन का असर जो हुआ है वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो जीत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है और ये 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही अब हुकूमत करेगी। अच्छा शहबाज साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इस इलेक्शन का बॉयकॉट किया था, सिर्फ 2 सीट्स थी जहाँ पे उन्होंने जो है इलेक्शन के लिए वो गए थे, तो क्या समझते हैं आप कि ये नुकसान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि अगर वो इलेक्शन में जाते तो शायद माइट भी पॉसिबल ये भी हो सकता था कि जो 6 नशिस्तें हैं जो मुस्लिम लीग नून की झोली में गिरी तो शायद 3 गिर जाती, 4 गिर जाती, 2 शायद उनको मिल जाती। अच्छा, मैं तो किसी भी इलेक्शन की, कैसा भी इलेक्शन हो, किसी पार्टी को बाइकआउट नहीं करना चाहिए इस तरीके से, यानी कि कभी कभी कहा कि कभी भी इलेक्शन से भागना या राय फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए था। ये तो एक इखलाकी कानूनी जवाज है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो 8 फरवरी में हुआ, 8 फरवरी के बाद जो उनका निशान ले लिया गया, उन्हें आजाद डिक्लेयर कर दिया गया, उन्होंने भिंडी, चारपाई, हुक्का और कई ऐसे निशाना से 200 निशाना से इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद उन्हें मकसूद नशिस्तों से वो भी नहीं दी गई और जितने ये लोग नाअहल हुए हैं, ये 9 मई की सजा याफ्ता, इन्हें सजा डिक्लेयर हुई तो फिर इन्हें नाअहल करार दे दिया गया। तो मुझे ये बताएं, अगर ये 4-6 सीटें जीत भी जाते तो अपोजिशन में तो मैं नहीं समझता कोई असरअंदाज हो पाते। ये तो फिर भी इनके ऊपर केसेस ऑलरेडी दूसरों पे चल रहे थे तो नाअहल हो जाते। जिस तरह अब ये अता तारक ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा था सुहेल अफरीदी के बारे में, उसको भी इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आ चुका है कि वो तलब हो, उन्हें की भी नाअहली हो। तो मैं नहीं समझता कि नाअहली होना और ये ना होना कोई मजाइका केस है। ये जो सूरत हाल चल रही है, ये चीफ इलेक्शन कमीशन ने जितने पहले फैसले किए मतनाजा फैसले हैं, तो ये इलेक्शन का बाइकआउट करना चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना फैसला था कि उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया, दीवार के साथ लगाया हुआ है, तो जीतने वालों का भी वही हाल है, हारने वालों का भी वही हाल है। तो मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन में इन्हें हिस्सा लेना चाहिए था। ठीक है, फैसल मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने 2 सीटों पे तो मसलन 2 सीटों पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब NA 18 हरीपुर में दे दी उनकी अहलिया को, और लाहौर में भी हमाद अजहर के जो थे रिलेटिव उन्हें टिकट दे दिया और बाकी पे आपने बाइकआउट कर दिया। ऐसा नहीं होता। ठीक है, फैसल मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब ये बताइएगा कि इंतखाबात हो गए हैं और आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो पंजाब में एक नशिस्त तो जीत ली है, लेकिन साथ ही अब ये भी वाजे हो गया है कि मुस्लिम लीग नून ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन गई है। तो अब किसी भी कानून साजी के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इन्हिसार हुआ करता था वो अब नहीं होगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो मैं अपने जो मेरे तजियानगार भाई हैं उनको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा या उनको तारीख याद दिलवाना चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आप वो फरमा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को इसका बहुत नुकसान पहुँचा है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 17 सीटें लेकर असेंबली में बैठी थी और उसके बाद वो अगले इलेक्शन में वजीर आजम बन गई थी। तो इस वक्त तो हमारे पास 70 से ज्यादा सीटें हैं भाईजान। उसके बाद 2002 के इलेक्शन में जनरल मुशर्रफ ने जो इलेक्शन करवाए थे वो उसमें भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने लगी थी, तो पैट्रियट बनाकर तो पीपल्स पार्टी को हुकूमत से बाहर रखा गया था। बीबी बाहर थी पाकिस्तान से। उसके बाद 2008 और उसके बाद 2013 के इलेक्शन के बाद बिल्कुल इसी तरह नगारों ने कहा पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, पीपल्स पार्टी का वजीर आजम नहीं आ सकता, पीपल्स पार्टी मुक गई। तो अब मैं ये जो क्यास रही है ना जी कि बिलावल भुट्टो जरदारी या वजीर आजम नहीं बन सकते, वजीर आजम बनना ही बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो अगर आप ये 74 सीटों के साथ अगर हम आज बैठे हुए हैं तो 2017 में हम 17 सीटों के बाद भी वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हो गए थे। इस इलेक्शन में जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी ने अपनी इस्तात के मुताबिक इस वक्त जो एक सीट निकाली है अलमदार हुसैन शाह साहब की,
वही हमें एक्सपेक्टेड थी और वो हम जीत गए। जो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब वाली सीट हम हारे हैं, वो जितनी मेहनत उन्होंने की उतनी सीट उनको मिल गई। इस वक्त आपके पास पीपल्स पार्टी के पास 2.5-3 साल हैं और इस 2.5-3 साल में पीपल्स पार्टी टर्न अराउंड करेगी पंजाब में भी। और मैं अच्छा। अपने तजिया नगार भाई को बताना चाहूंगा कि इस वक्त सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सबसे पहले सेनेट में हम मेजोरिटी में बैठे हुए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अच्छा मीर साहब, क्योंकि मेरा सवाल ये था कि अगली मेरी आप बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। जी। गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। आज आके सिर्फ पंजाब जो है उसकी बेस के ऊपर आप वजीर आजम नहीं बनाते, पूरे कश्मीर में भी पाकिस्तान आपकी में हुकूमत है। पंजाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी। तो इस तरह के तजिए जो है ना वो हमेशा बैकफायर करते हैं और पीपल्स पार्टी दोबारा ये बैकफायर करके दिखाएगी नहीं। अच्छा, क्योंकि सवाल ये था मेरा मीर साहब आपसे कि अब नेक्स्ट जो कानून साजी होगी, क्योंकि 27वीं तरमीम के बाद जो है अब 28वीं तरमीम भी लाई जा सकती है, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना नंबर गेम पूरा कर चुकी है। मेरा ये आपसे सवाल था कि अगली कानून साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत शायद उस तरीके से ना पड़े जितनी 26वीं और 27वीं तरमीम में पड़ी थी। जी देखिए तो जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, अगर नून लीग अगर 28वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी एग्री जिन चीजों पे करती होगी उसमें वोट डालेगी, जिसपे नहीं करती होगी, पहले भी हमने एनएफसी पे वोट नहीं डाला, पहले भी जो चीजें पीपल्स पार्टी को ठीक नहीं लगी थी वो नहीं डाली थी। और अगर नून लीग को जरूरत होना या ना होना ये एक तजिया निगारों के लिए क्योंकि उन्होंने रोजाना कोई ना कोई नई बात करनी होती है अपनी रेटिंग बनाने के लिए या कुछ ना कुछ बोलना होता है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। वो जी नून लीग मेजोरिटी में आ गई या पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रह गई। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर नून लीग कहती है कि जनाब आप छुट्टी करें तो हमें क्या जरूरत है कि हम इनके साथ मिलकर गालियां खाएं। दैट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर अस। हम 2.5 साल जो है 2-2.5 साल अपोजिशन में बैठेंगे और इनकी इनकम्बेंसी जो है वो इनको लेड पीपल्स पार्टी को एडवांटेज पहुंचाएगी। हम तो मेरे जैसा सियासी कारकुन तो चाहता है कि ये फौरी तौर पे कहें जी कि हमें पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है, ये हमारे पर एहसान करेंगे। हम तो इनकी की हुई सारी गलतियां जो हैं अवाम के साथ जो भी सेटबैक्स हो रहे हैं वो पीपल्स पार्टी भुगत रही है साथ उनके। तो बात यह है कि इनकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर ये हमें कहेंगे कि जनाब आप, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क में जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देना चाह रहे, इसीलिए उन्होंने इनको सपोर्ट किया हुआ है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में किसी भी ताले आजमा को मौका मिले कि वो ये कहे कि जनाब इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है लिहाजा हम तशरीफ ले आए हैं और आप सारों का बोरिया बिस्तर गोल किया जाता है। तो ये जो बातें हैं ना कि पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रही है, तजिया निगार जो हैं उनके लिए ये अच्छा, क्योंकि शहबाज शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फैसल मीर साहब ने गुफ्तगू की है। खदीजा आप किससे बात कर रही हैं? शहबाज साहब मैं आपसे बात कर रही हूँ। फैसल मीर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, अगर आप उसे काउंटर करना चाहते हैं। सर देखिए फैसल भाई जो कहते हैं वो अपने पॉलिटिकल हवाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो असल बात है जो इनका एग्रीमेंट जो हुआ था, जो पब्लिश हुआ, जिनमें इनकी क़यादत दूसरी क़यादत कहती रही है कि बिलावल भुट्टो जो आइंदा इसी टेनोर में वजीर आजम बनेंगे, तो मुझे नहीं अब लग रहा कि ये वजीर आजम बिलावल भुट्टो इस टेनोर में बनेंगे। तो असर तो ये इलेक्शन का मैं पहले भी कह चुका, ये असर जो हुआ है ये पीपल्स पार्टी के ऊपर हुआ है। रही बात कि वो कहें कि पीएम हुई कि 2.5 साल के लिए बिलावल प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ये भी आपके आप फैक्ट्स को गलत बता रहे हैं। इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये आपने एक नई आज बात। लेट मी कंप्लीट फैसल भाई, मेरी बात सुन लें पहले। बात ना करें, फैक्ट से हट के बात ना करें, इस तरह का कोई एग्रीमेंट दिखा दें। आप अपने पास से गाड़ रहे हैं एक बात, तो मैं तो उसको काउंटर करूंगा। अच्छा लेट मी कंप्लीट, फिर आप जवाब दे दीजिएगा इसका। ठीक है शहबाज साहब।
अच्छा, ये जो फैसल भाई मेरी बात सुन ले, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। जो बात अब इलेक्शन में अब जितने ज़िमनी इंतखाब हुए हैं, मुझे बताएं कि आप पंजाब के में आपकी कहीं तो आपके वो कैंडिडेट्स नहीं थे, कहीं पे जमानतें जब्त हो गई। सूरत हाल तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल तो ये है। रही बात अब सिंपल मेजोरिटी PMLN के पास आ गई है, तो ये 5 साल जो है खदीजा, वो मुझे मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत करते नजर आ रही है। रही बात 28वीं तरमीम आए या 29वीं तरमीम आए, उसका हिस्सा पीपल्स पार्टी रहेगी। आप 26वीं तरमीम लगाएं, 26वीं तरमीम में जो चीजें रह गई थी वो 27वीं तरमीम में आ गई। उसमें देखें आप कि हर वो चीज जो 73 के आइन में रद्दोबदल की गई है, उसमें पीपल्स पार्टी हिस्से है। 28वीं तरमीम आएगी तो वो भी जो चीजें रद्दोबदल होनी है, उसमें पीपल्स पार्टी ही हिस्सा बनेगी। तो ये इक्तदार की बात तो हम नहीं कह रहे कि ये एक दूसरे को छोड़ने जा रहे हैं। ये इत्तेहादी जमात रहेगी और इत्तेहादी जमात के साथ ही रहना, ये इसी सिलसिला चलता रहेगा ये 5 साल। जी मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? उन्होंने जो बातें मैंने की उनको उन्होंने एंडोर्स कर दिया, तो मैं इस पे क्या बहस करूं? ठीक है, क्योंकि बात ये हो रही थी मीर साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ऐवान में अक्सरियत है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन एक छोटा सा मामला ये है कि 28वीं तरमीम की जब बात हो रही थी तो ये बताया जा रहा था ज़राए से कि सूबों की मजीद तकसीम जो है वो की जा सकती है, नए सूबे जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। और NFC के हवाले से भी ये कहा गया था कि जो शहर जो सूबों को मिल रहा है उसमें भी कटौती हो सकती है। तो क्या आप समझते हैं कि अब ऐवान में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत पूरी हो चुकी है और 28वीं तरमीम में मुमकिन तौर पे ये अमेंडमेंट की जा सकती है? देखिए जी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए आइन में तरमीम करने के लिए। पीपल्स पार्टी के 70 से ज्यादा वोट जो हैं वो अगर नहीं होंगे तो 2/3 मेजोरिटी तो नहीं बनेगी। तो फिर तो तरमीम सिर्फ वो तरमीमें हो सकेंगी जिसपे पीपल्स पार्टी वोट करेगी। पीपल्स पार्टी ना ही NFC पे वोट करेगी, ना ही सूबों के हकूक के ऊपर वोट करेगी, और वो तमाम चीजें जिन पे इस दफा वोट नहीं किया था वो अगली किसी तरमीम में आएंगी तो उस पर भी वोट नहीं करेगी। ठीक है, तो तरमीम हो ही नहीं सकेंगी। जो कानून साजी है मीर साहब, मुस्लिम लीग नून जो है वो MQM के साथ मिलके, कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलके, रिजर्व सीट के साथ मिलके। हेलो जी, हाँ जी, कर सकते हैं तो कर लें, हमें तो उस पर इतराज नहीं है। अगर उनके पास 2/3 मेजोरिटी है तो वो कर सकते हैं, जमहूरियत है, और उसमें अगर वो MQM के साथ मिलके कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो करें। लेकिन उस सूरत में पीपल्स पार्टी तो उनके साथ नहीं होगी ना इन तरामीम में। मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि जिन तरामीम पर पीपल्स पार्टी एग्री नहीं करेगी उस पर वोट नहीं करेगी। और ये एक आध वोट जो है या जो MQM या दूसरी जो छोटी छोटी जमातें उनमें से भी अगर 1-2 बंदे स्लिप कर जाए तो ये तरमीम नहीं हो सकती। और आपके ख्याल में मियां शहबाज शरीफ साहब और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझते हैं कि वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा करें पीपल्स पार्टी को बाहर निकाल के? मेरा नहीं ख्याल। अभी शहबाज साहब ने भी कहा कि ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, तो इकट्ठे रहने की सूरत तो यही है कि जो पीपल्स पार्टी जो तरामीम नहीं चाहती वो तरामीम जो है वो ना हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि फ्यूचर में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस, कोई भी जो कॉरिडोर में लोग ऐसे हैं कि वो चाहेंगे कि पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में आए और जिस तरह से कोई चीजें बेहतर हो रही हैं उसको वापस रिवर्स किया जाए। तो ये काम ख्याली होगी कि पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर कोई तरमीम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़िम्मी इंतखाबात के बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिलेक्शन का बाइकआउट किया था और अब मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 6 नशिस्तें जीत ली हैं, मैदान मार लिया है। KPK के हवाले से बात करेंगे। शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शराज आपके वक्त का। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।
शराज, आप खुद हरीपुर गए, आपने वहाँ पे कवरेज भी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बता रही है कि धांधली हुई है और शहनाज अयूब जो है वो इलेक्शन जीत रही थी, लेकिन अब हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो मैदान मार लिया है। टक्कर का मुकाबला था। कुछ रोज़ पहले सोहेल आफरीदी ने धुआंधार खिताब भी किया था हरीपुर में, और जिसके बाद हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तलब भी कर लिया था। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बड़ा अहम हल्का है हरीपुर का NA 18 और इसमें तकरीबन 7 लाख से ऊपर के वोटर्स जो थे वो रजिस्टर्ड थे। तकरीबन 602 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे और उनमें 143 मर्दों के थे, 144 खवातीन के थे और 442 मुश्तरका थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बड़ी तैयारी की थी। हमने देखा सोहेल आफरीदी साहब खुद वहां पर गए, तो उसके बाद जुनैद अकबर वहां मौजूद थे। साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत थी उन्होंने कैंपेन भी की। लेकिन इन तमाम सूरत हाल से कबल एक बात ये भी वाज़ेह है कि इमरान खान ने कहा था कि इंतखाबात से बाइकाट करेंगे, लेकिन क्योंकि उमर अयूब साहब बज़द थे और उन्होंने अपनी बीवी को मैदान में उतारा। और जब मैं हरीपुर गया, हरीपुर के जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई तो सारे शिकवा पना नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि उमर अयूब ने वो काम नहीं किए जो दावे हमारे साथ किए थे, जो वादे हमारे साथ किए थे इलेक्शन से कबल, तो अभी तक उन वादों को वफा नहीं कर सके। दूसरी अहम बात अच्छा, तो फिर वो धांधली वाला एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं फॉर्म 47, फॉर्म 45, तो वो एलिमेंट आपको नजर नहीं आया शराज? देखिए, धांधली तो उस सूरत में होगी, या धांधली का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किन बुनियादों पर कह रही है। मैंने खुद तकरीबन बहुत ज्यादा पुलिस स्टेशन विजिट किए। सुबह 4 बजे मैं इस्लामाबाद से गया था, उसके बाद शाम तक तकरीबन रात गए तक मैं वहां मौजूद था। और वो पुलिस स्टेशन जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहा जा रहा था कि वोट बैंक बहुत ज्यादा है, वहां पर भी वर्कर्स नहीं थे। यानी जिन पुलिस स्टेशन में 1800 वोट थे, वहां पर मुश्किल 600 वोट पोल हुए थे। टर्न आउट इतना ज्यादा नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप जो थे मैदान पड़े थे। मुस्लिम लीग नून ने जाहिर बात है, जो उनका बाबर नवाज उम्मीदवार है, वो ऐसा बंदा था कि जो अब हर जगह जा रहा था इलेक्शन से लेकिन कबल फिर भी। शराज, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मीडिया पे टिकर्स चल रहे थे और तमाम चैनल्स ने ये दिखाया है कि 25,000 की लीड के साथ शहनाज जो है वो कामयाब होने वाली थी, हुई नहीं थी, क्योंकि नताइज जो है आ रहे थे और फिर ये नताइज कम होने लग गए और फिर हमने देखा कि बाबर नवाज साहब जो हैं उनके जो वोट्स हैं वो ज्यादा हो गए। देखिए, जो हरीपुर का इलाका है, जो इब्तिबाद का इलाका है, वहां पर वोट नजरियाती बुनियादों के बजाय खिदमत का वोट ज्यादा मिलता है। वहां लोग इन बुनियादों पर भी वोट देते हैं कि फला बंदा मेरी गमी में आया, फला बंदा मेरी खुशी में आया। तो जाहिर बात है, जो अयूब रातरान है उनके पास तो इतना टाइम नहीं है। उन्होंने तो सारा वक्त इमरान खान की रिहाई पर गुजार दिया है, उन्होंने तो सारा टाइम जलसों धरनों में गुजारा है। तो इसीलिए अवाम मायूस थी। जहां तक उन रिजल्ट की बात है कि जब एक टाइम आया था कि शहनाज जो थी वो थोड़ी सी आगे चली गई थी। मैं खुद आरोर के ऑफिस में मौजूद था रात गए तक। सूरत हाल ये थी कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से रिजल्ट जो है उनकी रिसीविंग में तो उसी दुश्वारी का सामना था। जब वहां से रिजल्ट आना शुरू हो गए, जब पहाड़ी इलाकों से नताइज आना शुरू हो गए आरओ के ऑफिस, तो उसके बाद हमने देखा कि जो बाबर नवाज के वोट थे वो काफी ज्यादा हुए। और सूरत हाल पहले से ही वाज़ेह इसलिए थी कि जैसे ही नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो मैं उमर अयूब साहब के हुजरे भी गया, मैं बाबर नवाज साहब के डेरे पर भी गया। हर जगह हम देख रहे थे कि जश्न का समा था। शाम से ही 5 बजे के बाद जब रिजल्ट आना शुरू हो गया तो वहां से बाबर नवाज की पोजीशन काफी बेहतर थी, काफी लीड से वो आगे थे। लेकिन फिर रात के टाइम में ऐसा हुआ कि शहनाज के जब बहुत ज्यादा हुए तो ये वो वोट थे जो कि मेन सिटी के थे, आसपास के इलाकों के थे। लेकिन जैसे ही पहाड़ी इलाकों के, जो पहाड़ के ऊपर गाँव है, जो दूर दराज के गाँव है, वहां के नताइज सामने आना शुरू हुए तो शहनाज की पोजीशन काफी वीक हुई। हम खुद आरओ के ऑफिस में मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वहां पर मौजूद थी, वर्कर्स वहां पर रात गए तक मौजूद थे, नाराबाजी का सिलसिला जारी था। लेकिन ये तो पाकिस्तानी सियासत की एक माजी से हमारी तारीख रही है कि जब भी इंतखाबात होते हैं तो वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। इसी हल्के में जब बाबर नवाज को शिकस्त हुई थी जनरल इंतखाबात में, तो बाबर नवाज साहब इलेक्शन कमीशन आए थे, उन्होंने पिटीशन दायर की थी कि मेरे साथ दांधली हुई है। ये तो माजी है, ये तो हमारी तारीख है कि कोई भी नताइज को एक्सेप्ट नहीं करता, और इस दफा भी यही है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मर्कजी लीडरशिप है वो उमर अयूब पर इस बात पर भी तनकीद कर रही है कि जब इमरान खान ने कहा था कि हम बाइकाट करेंगे तो उस बाइकाट के बावजूद क्यों इंतखाबात लड़े गए, क्यों आप मैदान में उतरे? क्योंकि ये वो सीट है कि इस सीट से अच्छा, ये शराज क्या समझते हैं आप? क्योंकि उमर अयूब की अहलिया ने जो है वो इलेक्शन लड़ा है, तो अगर वहां से किसी नौजवान को खड़ा किया जाता तो फिर नताइज जो है वो मुख्तलिफ होते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुस्बत होते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। ये चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव है, एक बयानिया है, एक नजरिए के तौर पर वो इस बात को लेते हैं कि हम मुर्शियत के खिलाफ है। जब वहां से उमर अयूब नाअहल हुए तो उमर अयूब की वाइफ के बजाय एक ऐसे नौजवान को या एक ऐसे वर्कर्स को सामने लाना चाहिए था जिनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां थी, लेकिन उन्होंने उमर अयूब की उस बीवी को टिकट जारी किया कि जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, जो इतनी यानी कि वो सियासत में इन भी नहीं थी। और वर्कर्स का ये भी कहना था कि हमने तो ना इतने सालों में ना उमर अयूब को देखा है, ना उसकी वाइफ को हमने देखा है, तो हम क्यों वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। फिर 13 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया है कि जिन बुनियादों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया जाए। लोग मायूस थे, लोग शिकवे कर रहे थे, लोग गिले कर रहे थे, और उन्हीं शिकवों उन्हीं गिलों को सामने रखकर बाबर नवाज ने अपनी कैंपेन चलाई। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावे किए थे, वादे किए थे, वो पूरे नहीं किए, तो उन्हीं वादों को इलेक्शन कैंपेन में आगे लेकर जो बाबर नवाज साहब थे वो अवाम ने, लेकिन टर्नआउट तो कम रहा ना शराज, इस पे क्या कहेंगे कि टर्नआउट जो है वो 8% या 7% रहा ओवरऑल? बिल्कुल, टर्न आउट इंतहाई कम था। टर्न आउट जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि जहां पर मैं एक हल्के में गया, वो बताया था कि यहाँ पर जो वोट है वो तकरीबन 1800 है, लेकिन शाम मतलब टाइम खत्म होने से 2-3 मिनट कबल हमने देखा था कि वहां पर सिर्फ 600 वोट पोल हुए। इसका मतलब ये कि नून लीग वाले आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है उमर अयूब का जो अपना वोट है वो लोग मायूस थे, वो नहीं आ रहे थे। बाकी ज़िमनी इंतखाबात में तो टर्न आउट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन हरीपुर में बाकी जो 6 हल्के है उनसे ज्यादा टर्नआउट कम था। उसकी वजह भी यही थी कि लोग नहीं निकले, लोग मायूस थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खास तौर पर वो बाहर नहीं निकले। उनके कैंप्स वीरान पड़े हुए थे, उनके कैंप्स खाली पड़े हुए थे, और नून लीग के तमाम यानी कि जो कलाबट का एरिया है, जो खतार के साइड के एरियाज थे, जो सिटी के एरिया जहां मैं खुद मौजूद था, या जो खानपुर वाले साइड के एरियाज थे, वहां पर जश्न का समा शाम से ही था। वहां पर नून लीग के वर्कर्स नाराबाजी भी कर रहे थे, नून लीग के झंडे भी थे। दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा कोई भी नहीं था। और तीसरी अहम बात ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी के इंतखाबात में ही था कि उन्होंने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। यहाँ पर तो हुकूमत भी सुबाई उनकी थी, यहाँ पर तो वज़ीर खुद कैंपेन करने के लिए गया था बकौल बाबर नवाज के, यहाँ पर तो जो सूबाई क़यादत थी वो वहां पर मौजूद थी। लेकिन खैर वो सुहेल आफरीदी ने वो इंदिया तो दे दिया था कि अगर किसी ने नताइज में छेड़छाड़ की, अगर सुबह करेंगे तो रात नहीं देखने को मिलेगी, रात करेंगे तो फिर सुबह जो है वो नहीं देख सकते। शराज, आपसे ये भी जानेंगे क्योंकि इलेक्शन के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन पेशावर एक बार फिर दहशतगर्दी के टारगेट पे, और आज हमने देखा कि FC हेडक्वार्टर के बाद जो है वो हमला भी किया गया। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि 2 दहशतगर्द जो हैं वो FC बिल्डिंग के अंदर गए और वहां पर भी जो है वो हलाकतें सामने आई हैं। क्या समझते हैं आप कि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हुकूमत की बातें कर रहे हैं, लेकिन पेशावर जो है वो एक बार फिर दहशतगर्दी के निशाने पे है? देखिए, बिल्कुल बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि हम सियासत तो खेल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को अगर देखा जाए तो न सिर्फ पेशावर तो जाहिर बात है कैपिटल है खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन गुज़िश्ता चंद महीनों में आप वज़ीरिस्तान को देखे, इस तरह केरट कॉलेज के ऊपर अटैक हुआ, इस तरह बन्नू की सूरत हाल आप देखे, फिर DI खान की सूरत हाल आप देखे, और आज ये हुआ कि मेन कैपिटल तक वो लोग आ गए, पेशावर सिटी तक वो लोग आ गए। और ये इंतहाई मैं कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है कि सिक्योरिटी इतनी मजबूत नहीं थी पेशावर की कि वो लोग अंदर भी आ गए। वो तो जहां पर गए जाहिर बात है कि हमें तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो लोग अंदर नहीं गए, इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इस बदअमनी का, इन टेररिस्ट ग्रुप का, इस फितनल फारज का अब वक्त है कि कौम ने और सब ने सिक्योरिटी इदारों ने मिलकर अब इनको जवाब दे रहे हैं। क्योंकि अगर पेशावर तक ये पहुंच गए तो अगली बारी पेशावर से जब बाहर निकलेंगे तो फिर और इस्लामाबाद पे तो पहले ही पहुंच चुके हैं। शराज, क्या कहेंगे इस पे? इस्लामाबाद जो के कैपिटल है, तो जाहिर बात है इस्लामाबाद तक तो ये पहुंच चुके हैं, लेकिन जब मजीद ये आग आएगी, जब मजीद लोगों को लिफलेट मिलेगी तो फिर बहुत मुश्किल होगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम सिक्योरिटी इदारों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर इस जंग के खिलाफ जो है वो साथ देना है सिक्योरिटी जो हमारे इदारे हैं उनका। क्योंकि देखिए, ये इस जंग में हम सब सफर कर रहे हैं और किसी को कुछ भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। अचानक वो आ जाते हैं, धमाके भी हो जाते हैं। सुहेल आफरीदी ने IG से रिपोर्ट तो तलब कर ली है, लेकिन क्या समझते हैं आप कि सुहेल आफरीदी, हम देखते हैं कि वीक में 2 दफा तो वो अडियाला जाते हैं, तो उनका मेन फोकस जो है वो बानी PTI से मुलाकात का रहता है, जिस वजह से जो पेशावर की या KPK की जो मजबूरी सूरत हाल है उस पर उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे।
दिजा, गुज़िश्ता रोज़ हमारी मुलाकात सुहेल अफरीदी साहब से हुई और उस वक्त भी यही सवालात हमने उठाए कि इस वक्त बदअमनी की लहर में इजाफा देखने को मिल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। इसके अलावा करप्शन वहाँ पर बहुत है, बदअमनी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो सूबाई हुकूमत का मेन फोकस है वो सिर्फ बानी चेयरमैन की रिहाई है, वो सिर्फ यहाँ पर धरने, यहाँ पर प्रोटेस्ट, अडियाला के बाहर बुलंदबांग दावे, अडियाला के बाहर आके खिताबात पर है। तो अब तो ये है कि सुहेल अफरीदी एक और तहरीक भी शुरू करने वाले हैं। बदकिस्मती से इस वक्त जो बदअमनी की लहर है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उस पर किसी की तवज्जो नहीं है। वो सब बस खान की रिहाई और कैदी नंबर 804 की रिहाई के ऊपर तमाम जो उनकी तवज्जो है मरकूज है। होना ये चाहिए था कि कम से कम जिस बदअमनी की लहर से हम गुजर रहे हैं, जिस तरह रोजाना की बुनियाद पर जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं, जो वतन पर कुर्बान हो रहे हैं, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, इन जो मसाइल है खासतौर पर बदअमनी के, टेररिज्म के, इस पर लेकिन सोचना फिर चाहिए। शराज सवाल तो यह है कि लेकिन इस्लामाबाद में धमाका हुआ तो इस धमाके की जो जिम्मेदारी है वो किसके कंधों पर आएगी? अगर हम पेशावर धमाके की बात करते हैं तो ठीक है, हम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को टारगेट कर सकते हैं कि सुबह आपका था, आपको सिक्योरिटी मेंटेन करनी थी, लेकिन इस्लामाबाद तो हमारा कैपिटल है, तो वहाँ पे फिर सिक्योरिटी किसको मेंटेन करनी चाहिए थी? और जब अफगान तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे थे दोहा में, तो हमने देखा कि वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो फिर वो किसकी गलती थी? देखिए, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि इस्लामाबाद में जाहिर बात है, जब पेशावर में ये सब कुछ हो रहा है, जब पेशावर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा है, तो फिर उनके लिए इस्लामाबाद आकर यहाँ पर अटैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि सिक्योरिटी इदारों की तरफ से एक्शन भी लिया गया, उनकी तरफ से जो उनके सहूलतकार है उनको भी गिरफ्तार किया गया, तो बन्नू, डीआई खान, पेशावर और जो खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाके हैं, वहां पर तो ये मामूल की बातें हैं, वहां पर तो रोजाना ये सब कुछ हो रहा है। बात ही नहीं है, मेन चीज जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर पेशावर में, अगर इस्लामाबाद में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो फिर ये मुल्क के दीगर शहरों तक भी ये सूरत हाल जो है वहां पर भी बिगड़ सकती है। तो इस वक्त कौम को, इस वक्त सबको मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर, या जो कौम है, जो लोग हैं, सबको मिलकर इदारों के साथ खड़े होकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। जहां तक अफगान तालिबान से मुज़ाकरात की बात है, देखिए, पहले हमें अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करनी पड़ेगी। पहले हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है उनकी बुनियादी वजूहात क्या है, हमने माजी में कौन सी ऐसी गलतियां की है, या फिर कौन सी ऐसी गलतियां हम दोहरा रहे हैं जिनका हमें जिनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, जिनका सिला हमें मिल रहा है। माजी में हमारी पॉलिसीज बहुत गलत थी, माजी में हमने बहुत कुछ ऐसे गलत स्टेप उठाए हैं जिनका अभी हम खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन अभी भी वक्त है कि हम मिलकर इस मसले का हल निकालें। अगर हमारा मसला अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के साथ हल हो सकता है, तो हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। हमें मशरूत मुज़ाकरात, उस तरह आपने देखा कि कतर उसमें इन्वॉल्व हुआ, उससे पहले मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि मुज़ाकरात की बातें हुई, फिर 18-19 घंटे बैठ कर मुज़ाकरात की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 6 नशिस्त के साथ मैदान मार लिया है और अब ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन गई है और हुकूमत की जानिब से 28वीं आईनी तरमीम का इंदिया भी दे दिया है। अब देखना यह है कि 28वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी या फिर इनके बगैर ही तरमीम करवा ली जाएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।